किताब का रंग लाल हो पीला हो है तो वो संविधान की किताब। तो इस पे राहुल गांधी की विचारधारा को टारगेट करना कि वो नक्सल विचारधारा से आते हैं, ये कहाँ तक आप सही अप्रोच है राजनीति में? ओवैसी आपकी बी टीम है, ये कांग्रेस पार्टी, ये इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं, ये समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी से लेकर एनसीपी से लेकर के, मतलब आप नाम लेते जाइए, सारे ये मानते हैं और ऑल ऑफ देम आर फर्म बिलीवर्स कि ओवैसी आपकी बी टीम है। इसलिए ओवैसी के खिलाफ ईडी की रेड नहीं होती, ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और ओवैसी जहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ने जाते हैं ओवैसी वहाँ जाकर के उनके वोट काटते हैं इंडिया अलायंस वालों के, और जिसकी वजह से आपको सीटों का फायदा होता है। चाइल्ड स्मगलिंग हो रही है, विमेन ट्रैफिकिंग हो रही है। जो लोग वहाँ से आए हुए हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी, वो महीने का 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक महीने का आपके देश से जो है वापस बांग्लादेश और अपने उन रोहिंग्या परिवारों को म्यांमार भेज रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर इतने सारे, अगर आपने मुंबई में क्या किया जो आप झारखंड में इतनी बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं? एनआरसी करेंगे कैसे? आपके पास मेजोरिटी तो है नहीं लोकसभा में। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी है। इंडिया अलायंस में ऐसा कौन सी नेशनलिस्ट पार्टी है जो आपको लगता है आपका समर्थन करेगी? आपने जो कानून बनाए हैं, फिर ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया, आपने मुस्लिम औरतों के इंटरेस्ट को तो सेफगार्ड किया, लेकिन जो हिंदू बच्चियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने वोट लिया मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से, वेलफेयर आपको हिंदू बच्चियों का करना था, महिलाओं का करना था, वेलफेयर आपने डिलीवर किया मुस्लिम महिलाओं का, ट्रिपल तलाक का कानून बना करके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके। तो ये मतलब ये कौन सी गंगा बहा रहे हैं? एक आरोप यह है कि जब तक आपके पास पूर्ण बहुमत था 10 साल, तब तक आपने ना लव जिहाद पे कानून बनाया, ना आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, ना आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, जब आप उसको आसानी से आराम से कर सकते थे। अब आप बातें ये कर रहे हैं क्योंकि अब आपको पता आपके पास नंबर्स नहीं है, तो आप अब इसमें राजनीति करना चाहते हैं और आप एक्सपोज करेंगे कि देखो हम तो चाह रहे थे करना, ये बाकी लोग जो है ये हमारे साथ नहीं आए। वेस्ट बंगाल में आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े हुए। वेस्ट बंगाल में जब वायलेंस, जब हिंसा हो रही थी चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद, उस समय आप नहीं खड़े हुए। बंगाल में रहने वाले बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको लोकसभा में इसलिए भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि लोग बहुत मायूस थे कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं खड़े हुए तो अगर आज वो आपको वोट दे देते हैं और फिर जो टीएमसी के गुंडे हैं या जो बांग्लादेशी जिहादीज हैं जो वहाँ पे आए हुए हैं, अगर कल को वो उनके खिलाफ फिर से हिंसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ कार्रवाई। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। हम उन लोगों की तरह नहीं है जिनके बारे में प्रदीप जी बात करते हैं कि उनको कांग्रेस की तरफ से पैसा मिलता है, हमें तो प्रदीप जी भी नहीं दे रहे। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी। लास्ट टाइम आए थे तो सेफोलॉजिस्ट थे, अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप इनको टेलीविजन पे देख रहे होंगे। मैं कहूँगा कि आप स्टार स्पोक्स पर्सन बन गए हैं और आपका प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले इक्का दुक्का लोग थे जिनके वीडियोस वायरल हुआ करते थे, अब आपकी भी डिबेट्स के वीडियोस वायरल होते हैं। तो लास्ट टाइम जब आए थे यू वर हियर एज अ फ्रेंड, जस्ट एज अ फ्रेंड, तो मैं आपको बहुत सारे सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन आज चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता बन के आए हैं तो मैं आज आपको टफ टाइम देने वाला हूँ। सो सबसे पहला सवाल, मैं सवाल जवाब में जाऊँ उससे पहले आपका मैनिफेस्टो महाराष्ट्र का अभी लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च करके आप आए हैं, तो हमारी ऑडियंस के लिए आप महाराष्ट्र में आपने मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्या क्या आपने वादे किए हैं, अगर आप उसका एक ओवरव्यू दे दें शॉर्ट सब बुलेट पॉइंट्स में। देखिए वैभव जी, आपके पॉडकास्ट चैनल में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के अंदर जो लड़ाई है वो औरंगज़ेब की विचारधारा फॉलो करने वाले और छत्रपति शिवाजी जी महाराज की विचारधारा फॉलो करने के बीच में है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप एक एसेंस देखेंगे, जो हम वादा कर रहे हैं, हम 2100 रुपये महिलाओं को लाडकी बहना के तहत उनके खातों में देने का वादा कर रहे हैं हर महीने। ऑपोजिशन जो है, अगर उनकी आप प्रवृत्ति देखेंगे तो वो प्रवृत्ति रही है विमेन विरोधी, जब वो स्टेटमेंट्स लाइक रिजेक्टेड माल, बकरी, इस तरीके का प्रयोग करते हैं।
और अगर उनकी गारंटीज़ को आप इन एसेंस देखेंगे तो उनकी गारंटीज़ हिमाचल से लेके कर्नाटक तक पूरी नहीं हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें अगर आप स्पेंड देखेंगे तो हमने ज़्यादा स्पेंड किया है विज़िबी द लास्ट गवर्नमेंट। सो ओवरऑल वेलफेयरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी जो 50% वुमेन इलेक्टोरेट है, उनको जो लाडकी बहना के तहत सुविधा मिली है, उनकी जीवन शैली बेहतर हुई है, वो कंटिन्यू होगी और अकाउंट में जाएगी। अब इसमें कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म ये रहता है कि फिस्कल का क्या, तो महाराष्ट्र का जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए और जो FRBM के हिसाब से हर स्टेट का तय भी होता है, वो उसी के दायरे के अंदर है। इट इज़ अराउंड 3.2%, in fact lesser than that, and it is lesser than what when Congress used to be there. 42% FDI महाराष्ट्र की तरफ आया है। तो हम रेवड़ी की बात नहीं कर रहे, तो कुछ लोग कहते हैं कि रेवड़ी ये होता है जब आप स्टेट की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचाते हुए वेलफेयर देते हैं। हम वेलफेयरिज्म दे रहे हैं बिकॉज वो स्टेट का प्रिंसिपल है टू बी अ वेलफेयर स्टेट, but at the same time we are ensuring that we are spending enough on capex and ensuring that the state capacity is not eroded. So state के पास capacity है इसीलिए वो spend कर रहा है। तो ओवरऑल, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो विपक्षी दल है वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है धर्म के आधार पर। नाना पटोले जी को जब उलेमा बोर्ड से लिखा गया था तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है, ना उसका खंडन किया है, ना उसका आउटराइटली रिजेक्ट किया है। तो ये भी लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर है कि क्या ऐसा अलायंस जो महाविनाश अघाड़ी का है, जो मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहता है, वर्सेस हम जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज की आइडियोलॉजी के हिसाब से सबका साथ सबका विकास पे विश्वास रख रहे हैं। इसमें अगर आप पूछेंगे कि आपने कुछ मौलवियों को भी पैसे जो दिए हैं, उसमें जब मैंने डिटेल में थोड़ा देखा और जानने के प्रयास किया तो D.Ed और B.Ed टीचर्स वाले जो पढ़ा रहे हैं साइंटिफिक एजुकेशन वाले, वो उनकी सैलरी बढ़ाई गई है। तो हम रिलीजियस एजुकेशन को आगे नहीं ले जाने की बात कर रहे हैं, हम साइंटिफिक एजुकेशन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आपने नाना पटोले की बात की। नाना पटोले को जो उलेमा बोर्ड ने लेटर लिखा उसमें उन्होंने 6 मांगे ऐसी थी, बाय द वे उन्होंने मांगे मान ली हैं जी। नाना पटोले ने, एनसीपी ने भी मान ली है और शिवसेना ने भी मान ली है उद्धव ठाकरे की। नाना पटोले जी ने शब्द का प्रयोग किया कि निश्चित रूप से अमल करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, और उसमें जो 6 मांगे हैं मैं अपने दर्शकों के लिए मैं बता देता हूँ। पहला, दंगे के जितने भी मुसलमान आरोपी हैं उनको छोड़ा जाएगा। हिंदू धर्म के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले, हिंदू धर्मावलंबियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले सलमान अजहरी को रिहा करने के लिए मांग रखी गई थी। 15,000 रुपए उलेमा और मौलवियों को तनख्वाह सरकारी खजाने से दी जाए, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए और RSS के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। एक और पुलिस वालों की भर्ती में भी मुसलमानों को प्रेफरेंस, हाँ, कोटा दिया जाए जी। तो अब आप मुझे ये बताइए, वो तो रिजर्वेशन में ही आ गया। करेक्ट। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो 6 मांगे हैं अगर नाना पटोले मान जाते हैं और उद्धव ठाकरे ने भी, जाहिर सी बात है महाविकास अघाड़ी के तो सारे ही मेंबर हैं, तो सबकी तरफ से उन्होंने हामी भरी है नाना पटोले ने, बिकॉज वही एक तरीके से लीड कर रहे हैं इसको। और हमने कल देखा भी कि कल टोपी लगा करके वो घूम रहे थे, वो जिन्ना टोपी जो होती है, तो जिन्ना टोपी तो आपके जो एनसीपी के अलाई हैं वो भी लगा के परसों घूम रहे थे टीवी पे जी। तो एक फ़र्क इसमें यह है कि अगर आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल दूंगा, जैसे नवाब मलिक जी की बात है, तो उस सीट पे हमने स्पष्ट कर दिया है कि नवाब मलिक जी की सीट पे कोई अलायंस नहीं है। तो आउट ऑफ 288 सीट्स, 287 सीट्स पे हम साथ में पॉलिटिकल यूनियन के रूप में भी लड़ रहे हैं और आइडियोलॉजिकल यूनियन के रूप में भी लड़ रहे हैं। नवाब मलिक की सीट के ऊपर ना पॉलिटिकल यूनियन है ना आइडियोलॉजिकल यूनियन है, इसीलिए नवाब मलिक जी कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कैंपेन भी नहीं करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पे कटआउट भी नहीं होगा। हम वहाँ पे एकनाथ शिंदे जी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेंगे। तो वो एक डिफरेंस है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने बात करी नाना पटोले जी की, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक मिशन रहा है कि वो इस्लामिक लॉज को भारत के अंदर आगे लेके जाएं। और अगर उनका बल चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जब वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो सिर्फ हिंदुओं में बात करते हैं, मुसलमानों में नहीं बात करते, तो वो इस्लामिक राज्य की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब भी हिंदू यूनिटी रहेगी वो कभी भी सत्ता के अंदर नहीं आ पाएंगे। जब भी ओबीसी यूनिटी भी रहेगी नहीं आ पाएंगे। तभी आप देखें जब से ओबीसी की कमीशन को लागू किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और जब से ओबीसी का आंदोलन भी चला, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से कभी नहीं आ पाई है। हम इसके पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। बाकी अजीत पवार जी की रही तो कोई भी जब सरकार बनेगी, ऐसा हम उद्धव ठाकरे जी जैसे नहीं है कि आइडियोलॉजी को गिरवी रख देंगे और बोलेंगे कि भाई जो अजीत दादा पवार चाहेंगे इंडिविजुअली वही होगा।
सर्वसम्मति के हिसाब से होगा और आज जो मैनिफेस्टो हुआ है उसी के हिसाब से होगा। और नवाब मलिक जी ना कैबिनेट के भी पार्ट नहीं होंगे अगर जब भी सरकार बनेगी। पीडीपी के साथ अलायंस किसने किया जम्मू कश्मीर में? भारतीय जनता पार्टी ने किया था और उसके बाद वो रियलाइज़ करा था कि वो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तभी पीडीपी के साथ अलायंस भी तोड़ा और साथ में आर्टिकल 370 को भी रिवोक किया। जब आप पॉलिटिक्स में रहते हैं तो कई बार आप कुछ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट और लॉन्ग टर्म यूटिलिटी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कहीं होते हैं, परंतु हम अगर अपने आइडियोलॉजिकल कोर्स से सही नहीं होते तो हम वो अलायंस को नहीं तोड़ते और आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं करते। हमने आर्टिकल 370 को भी रिवोक करा, अलायंस भी तोड़ा और आज वोट शेयर के हिसाब से हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी है और पीडीपी जो है वो हाशिए पे आ चुकी है। इसीलिए असेंबली के अंदर ड्रामा करने का प्रयास कर रही है अपने सेपरेटिस्ट वोट को वापस लाने के लिए। इसके मुद्दे पे हम आएंगे, जो कश्मीर असेंबली में जो चल रहा है तमाशा। आप एक्सपर्ट नहीं, मैं नहीं, आप आज जवाब देंगे। वहाँ पे तो जो चल रहा है तमाशा एक हफ्ते से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला था कि हम आपको गुजरात में भी हराएंगे, अगर आपको याद होगा तो सरकार बनने के बाद आप वो अब वही संविधान की लाल किताब लेकर के महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और हर जगह जाते हैं और वो लाल किताब संविधान की दिखाते हैं। तो ये जो संविधान की लाल किताब है, अब देवेंद्र फडणवीस जी जो है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि ये लाल किताब इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये नक्सलवादी माइंडसेट के लोग हैं, माओइस्ट हैं। तो किताब का रंग लाल हो पीला हो, है तो वो संविधान की किताब। तो इस पे राहुल गांधी की विचारधारा को टारगेट करना कि वो नक्सल विचारधारा से आते हैं, ये कहाँ तक आप सही अप्रोच है राजनीति में? मेरे हिसाब से तो वो अर्बन नक्सलियों को बैक ही करते हैं। मैं आपको एक ट्रेंड करूंगा। पहली बात, जो इस लाल किताब को लेकर वो घूम रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी एक एम्प्टी वर्जन जो है अपने कार्यकर्ता सम्मेलन जो रिस्ट्रिक्टेड होता है जिसमें मीडिया को एंट्री नहीं होती, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके साथ में राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई जाति जनगणना करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के अंदर। फिर उसके साथ में नाना पटोले कहते हैं कि हाँ, मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन जो है देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर राहुल गांधी कहते हैं किसी न किसी समय इस देश के अंदर हम आरक्षण को हटाने की बात करेंगे। इसका नाना पटोले एंडोर्समेंट करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न इन्होंने 50 साल तक नहीं दिया। संविधान अगर किसी बार ट्रैम्पल हुआ था तो इमरजेंसी के वक्त में हुआ था। और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसकी सब बात करते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन अगर किसी ने लगाया था, नेहरू जी ने लगाया था। फ्री स्पीच के लिए किसी को सबसे पहले जेल किया था तो नेहरू जी ने करा था। तो अगर कांग्रेस का इतिहास आप देखेंगे तो इस संविधान को रिस्पेक्ट करने का नहीं रहा है। उनको लगता है परिवार संविधान के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार झूठ का गुब्बारा फोड़ा था कि भाई रिजर्वेशन चलेगा। वो कुछ बिट्स इन पॉकेट्स के अंदर लोकसभा के वक्त में हुआ। जैसे हरियाणा की जनता ने देखा है तो झूठी पार्टी है, एक सेकंड में कांग्रेस पार्टी को जवाब दे दिया और ऐतिहासिक रूप से थर्ड टाइम कोई पार्टी जो हरियाणा के अंदर रिपीट हुई। तो अब बात करते हैं अर्बन नक्सली की। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े नारे लगे थे वो जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए। पॉइंट नंबर 2, सिख फॉर जस्टिस जब कहता है कि भाई राहुल गांधी के स्टैंड्स के साथ हम ओपनली अग्री करते हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी खंडन नहीं करती है। तो ये जितने भी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, अभी यासीन मलिक की वाइफ कहती है राहुल गांधी को पत्र लिखकर कि उम्मीद है कि आप इस पर एक्शन लेंगे जो आईएसआई की एजेंट है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति जो मेन स्ट्रीम धारा में नहीं है, जो एक सेपरेटिस्ट माइंडसेट का होता है, जो भारत की यूनिटी में विश्वास नहीं रखता है, वो होप राहुल गांधी से ही रखता है। इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फ्रंट है अर्बन नक्सलियों का। इनको लगता है कि अगर वो सत्ता में आ गए तो अर्बन नक्सलियों का जो विचार है वो आगे लेकर जाएंगे। उनका जवाब इसके काउंटर में ये होता है, जो कांग्रेसी माइंडसेट के पत्रकार हैं या जो कांग्रेसी माइंडसेट के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका जवाब ये होता है कि राहुल गांधी ज़्यादा इंक्लूसिव हैं, वो ज़्यादा सबको लेकर साथ में चलना जानते हैं, उनकी स्वीकार्यता जो है भारत के हर समाज में ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर उनकी स्वीकार्यता भारत के हर समाज में ज़्यादा होती तो प्रियंका वाड्रा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव नहीं लड़ती जहाँ 35% मुसलमान वोट है, जहाँ वो जमात इस्लामी से सपोर्ट लेती। अगर उनकी स्वीकृति भारत के हर समाज के अंदर होती तो राहुल गांधी जब अमेठी से हारते हैं तो अपना सेफ हेवन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देते जहाँ 35% मुसलमान है। अगर उनकी स्वीकृति और उनका विश्वास भारत के हर समाज और वर्ग में होता तो जब वक्फ जो है किसानों की ज़मीन कर्नाटका के अंदर हड़पता है तो राहुल गांधी उसको विरोध करते। अगर उनकी स्वीकृति भारत के हर व्यक्ति और समाज में होती तो राहुल गांधी पूर्ण रूप से नाना पटोले को कॉल करके बोलते कि आपने हिम्मत कैसे हुई ये कहने के लिए कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होगा। राहुल गांधी ऐसा कहेंगे ही नहीं, क्योंकि 2009 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर आप पढ़ेंगे तो उनका एक नेशनल एम्बिशन है कि जब वो पूर्ण रूप से बहुमत में आएंगे तो जैसे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन उन्होंने कुछ स्टेट्स के अंदर लागू करने का प्रयास किया, वैसे वो राष्ट्र रूप से करना चाहते हैं। राहुल एक मुस्लिम लीग को चला रहे हैं।
ना कि एक ऐसी पार्टी को जिसको ऑल इंक्लूसिव वोट मिलता है। तभी कांग्रेस पार्टी की 3 इलेक्शन में से डबल डिजिट सीट्स है और उनका वोट शेयर 18-19% से 20-22% में ही है, जिस 22% में से भी 90% वोट मुसलमानों का है। तो अगर आप नॉन मुस्लिम वोट देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को नॉट इवन 30% मिला है। ओवैसी आपने जो कि मुस्लिम वोट और नॉन मुस्लिम वोट की बात की, तो ओवैसी आपकी बी टीम है, ये कांग्रेस पार्टी, ये इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं, ये समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी से लेकर एनसीपी से लेकर के, मतलब आप नाम लेते जाइए, सारे ये मानते हैं और ऑल ऑफ देम आर फर्म बिलीवर्स कि ओवैसी आपकी बी टीम है। इसलिए ओवैसी के खिलाफ ईडी की रेड नहीं होती, ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और ओवैसी जहां जहां आप चुनाव लड़ने जाते हैं ओवैसी वहां जाकर के उनके वोट काटते हैं इंडिया अलायंस वालों के, और जिसकी वजह से आपको सीटों का फायदा होता है। ये पहली बात तो आपको ओवैसी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में ही उनका वोट शेयर आया था 1.3% जो नोटा के बराबर में था। पिछली बार 44 सीट्स पे चुनाव लड़े थे, बस 16 सीट पे चुनाव लड़े। हैदराबाद के बाहर में उनका वोट इतना नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि आप ओवैसी जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। बोलते हैं, मुझे लगता है कि प्रोवोकेटिव बातें करते हैं तो इसलिए मीडिया सीरियसली लेती है। तो इलेक्टोरल रूप से तो ही इज़ इक्वल टू 1%, 1.5% पार्टी बेरिंग पार्ट हैदराबाद। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। अभी तेलंगाना के अंदर महिमा मंडन तो उनका रेवंत रेड्डी जी कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की जितनी तारीफ रेवंत रेड्डी ने करी है, शायद रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ सेकंड टू राहुल गांधी करी है। तो हम तो उनका उठा के तारीफ नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अभी एमवीए को सपोर्ट देने की बात किसने करी थी? ओवैसी जी ने कही थी कि आओ अलायंस कर लो महाराष्ट्र में, जिससे कि सब एकजुट हो जाए। तो ये इससे स्पष्ट होता है 2008 से 13 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसको सपोर्ट किसने किया था? ओवैसी जी ने अपना सपोर्ट दिया था। तो फिर सपोर्ट तो एआईएम को ने कांग्रेस को दिया हुआ है जब कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी इन दोनों में आपसी जुगलबंदी है, तो फिर हम कैसे इनके साथ बी टीम में हो गए? ओवैसी जी को आपको सीरियसली ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनको सीरियसली लेती, हम नहीं। लव जिहाद की बात करते हैं। अभी हम आपके नड्डा साहब ने झारखंड की एक रैली में बोला कि अगर हमारी सरकार झारखंड में आई तो ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो आकर के जो है वहाँ पे जंगलों में कब्जे कर रहे हैं और लोकल महिलाओं से, आदिवासी महिलाओं से शादियाँ कर करके प्रॉपर्टियाँ अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी सरकार आई तो हम इन सबको उठा करके बाहर फेंकेंगे और हम बिल्कुल किसी भी आदिवासी महिला की ज़मीन इन बांग्लादेशी और इन रोहिंग्यास के पास नहीं जाने देंगे। ये बात उन्होंने मंच से कही है, ऑन द रिकॉर्ड कही। तो जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पे, अभी जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट आई जी, उन्होंने बोला कि मुंबई के अंदर बड़े मतलब 2051 तक 42% आबादी मुसलमानों की हो जाएगी, जिसमें से कि 80 to 90% सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी होंगे। जो वहां से लोग आ रहे हैं उनमें से 60-70% महिलाएं वो हैं जो देह व्यापार में संलिप्त हैं। चाइल्ड स्मगलिंग हो रही है, विमेन ट्रैफिकिंग हो रही है। जो लोग वहां से आए हुए हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी, वो महीने का 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक महीने का आपके देश से जो है वापस बांग्लादेश और अपने उन रोहिंग्या परिवारों को म्यांमार भेज रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर इतने सारे, अगर आपने मुंबई में क्या किया जो आप झारखंड में इतनी बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक है डेमोग्राफी का परिवर्तन होना और दूसरा इलीगल घुसपैठिए जो है देश के अंदर आना। अभी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है कि जब डेमोग्राफी कुछ एरियाज़ की डिसप्रपोर्शनेट रूप से चेंज हो रही है, इसको एक्नॉलेज कई कोर्ट्स के ऑर्डर ने भी करा है, तो इसमें हमारी एज अ कंट्री क्या रणनीति होगी ऑन अ 360 डिग्री लेवल। हिमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा है कि अगर इस हिसाब से अगर डेमोग्राफी असम की चली तो असम में मुसलमान जो है 50% क्रॉस कर सकते हैं 2050 तक। सो इट्स अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि भारत तब तक डेमोक्रेसी बना हुआ है जब तक भारत हिंदू मेजोरिटी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, मैं कहता हूँ। इनफैक्ट आई हैव चेंज, क्योंकि मैंने इस पर बहुत लेक्चर्स भी दिया और मैंने बहुत प्राइमरी रिसर्च भी करी है। डेस्टिनी ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी इज डेमोग्राफी। तो अगर हम लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बना रहना चाहते हैं तो हमारी डेमोग्राफी हमारी डेस्टिनी है। तो ये आपको मानना पड़ेगा डिस्कोर्स में, और कई सरकार के लेवल पर ये बहुत सीरियस मंथन हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। अब आ जाते हैं इलीगल घुसपैठियों की। मैं आपसे मानता हूँ कि इसका जो परमानेंट सोल्यूशन वो एनआरसी का ही है। आप भी इस बात से वाकिफ़ है कि जब एनआरसी लाने का प्रयास किया था, अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो असम के 6A पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप के ऊपर था और जो उसको उन्होंने सही ठहराया है। तो अब असम के अंदर ये आगे प्रोसेस पड़ेगा। इलीगल घुसपैठिए त्रिपुरा और असम से अरेस्ट हो रहे हैं, परंतु उसका परमानेंट सोल्यूशन एनआरसी होगा, जिसके लिए हमें अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो थ्रू द पार्लियामेंट। जैसे सीए भी पार्लियामेंट से पास हुआ, ये भी होगा। अब बात करता हूँ मैं झारखंड स्पेसिफिक केस की।
मुंबई के अंदर जो अब इसकी रिपोर्ट आई है, आई थिंक जो आने वाली सरकार आएगी उसको एक्नॉलेज कर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत इंस्टेबिलिटी रही थी जब से उद्धव ठाकरे जी ने सरकार जो है आइडियोलॉजी को गिरवी रख के उद्धव सेना जो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में चली गई थी, उन्होंने मैंडेट को डिस्क्रेडिट कर दिया था। 2.5 years पास्ड इनटू दैट। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ झारखंड में, तो झारखंड हाईकोर्ट ने एक्नॉलेज करा है 2022 के अंदर कि भाई डेमोग्राफी संथाल परगना की डिसप्रपोर्शनेट रूप से चेंज हो रही है और ये लीगल घुसपैठी है। सरदार टेंडेंसी एक्ट पर जो है वो कहता है कि भाई अल्टीमेटली ट्राइबल्स की ज़मीन ट्राइबल्स के पास ही होनी चाहिए। पूर्ण बहुमत की जब सरकार आएगी तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि हमको इसका एक लीगल प्रेसिडेंट भी मिल चुका है सर्वानंद सोनोवाल के जजमेंट से लेके, इन पर्टिकुलर झारखंड हाईकोर्ट 2022। पिछली बार तो हेमंत सोरेन जी की सरकार थी जिसने कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई थी कि आपने गलत एफिडेविट दाखिल किया। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं 2023 की झारखंड इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने एसपीज और डीएम्स को ये लिखा था कि भाई ये लीगल घुसपैठी बन रही है, इस पर आप कुछ कार्रवाई करो। एसपी और डीएम इसीलिए नहीं कार्रवाई कर पाए थे क्योंकि उनको सरकार की तरफ से प्रेशर था। मैं मानता हूँ कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और ये लेटर ऑफ फेथ है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो जनता अपने आप जवाब देगी, बट इट्स अ बिग इशू। ऑन एनआरसी आई थिंक द परमानेंट सोल्यूशन जिसकी आपने बात और चिंता व्यक्त करी जो सही है, इसका एनआरसी ही एक सोल्यूशन है जो हमें इवेंचुअली करना होगा। एनआरसी करेंगे कैसे? आपके पास मेजोरिटी तो है नहीं लोकसभा में। देखिए हमने सीए भी पास किया, चीज़ करी, कई बिल आपने देखे हैं कि जिसमें 2/3 से ज़्यादा बहुमत भी चाहिए रहती है। तो एवरी नेशनल पार्टी जो नेशनल इंटरेस्ट में विश्वास रखती है वो इसका समर्थन करेगी, तो उपयुक्त समय पे ये आएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी इंडिया अलायंस में ऐसा कौन सी नेशनलिस्ट पार्टी है जो आपको लगता है आपका समर्थन करेगी? आपको मैं कौन सा इंडिया अलायंस, देखिए जरूरी थोड़ी कि जो आज इंडिया अलायंस हो कल तक इंडिया अलायंस रहे, ये भी हो सकता है। लव जिहाद के ऊपर आप जानते हैं पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बिकॉज लव जिहाद जो है वो मोस्टली इज़ अ सोशल इविल, ठीक है। उसको कानून बना के आप बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो कानून बनाए हैं, फिर ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया, आपने मुस्लिम औरतों के इंटरेस्ट को तो सेफ गार्ड किया, लेकिन जो हिंदू बच्चियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने वोट लिया मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से, वेलफेयर आपको हिंदू बच्चियों का करना था, महिलाओं का करना था, वेलफेयर आपने डिलीवर किया मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक का कानून बना करके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके। तो ये मतलब ये कौन सी गंगा आप बहा रहे हैं? देखिए वेलफेयर तो सबका होता है, वेलफेयर इज वेलफेयर, सो मैटर ऑफ पॉलिसी हैज़ टू बी फॉर ऑल। अब बात करते हैं हम 2 लेवल्स ऑफ जस्टिस की। ट्रिपल तलाक इज़ टू डू विद जस्टिस एंड ट्रिपल तलाक इज़ टू डू विद जो हम लोग राजीव गांधी की शाहबानों वाली सरकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर देंगे बिकॉज उनको कट्टरपंथियों का वोट चाहिए। नहीं, अगर आप देखेंगे अभी भी आप कहते हो कि 90% मुसलमान हमको वोट नहीं करता है, तब भी हम ऐसा तो है नहीं। हम आपकी जो अल्पसंख्यक मोर्चा है ना उसके सदस्य ज़्यादा है जितने वोट मिलते हैं आपको। तो आपने धुले के अंदर भी ये देखा कि किस तरीके से 4000 हमको वोट पड़े और मेजोरिटी वोट उस असेंबली में MVA को पड़ा, जिसके कारण वो पूरी लोकसभा हमको हारनी पड़ी। मालेगांव की बात कर रहा हूँ मैं, मालेगांव असेंबली में। सो दैट इज एन इलेक्टोरल रियलिटी, बट दैट कैन नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम एज अ स्टेट नॉट डूइंग वेलफेयर विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट विच वी गिवन। बात करता हूँ लव जिहाद की, मैं मानता हूँ इस पर हमें और कठोर रूप से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, बट एक एक्नॉलेजमेंट ग्राउंड पे और फैक्ट पे होना चाहिए कि अगर देश भर में कोई भी एक पार्टी है जो हिंदू जब भी पीड़ित होता है उस पर साथ में खड़ी रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर हमारा ऑपोजिशन आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम का जब मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा, अगर आपको याद होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो क्या बोला गया था कि भाई हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम 1 साल के बाद में जो है वो जाएंगे। अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक ना अखिलेश यादव आए हैं ना राहुल गांधी आए हैं। तो एक तरफ हिंदू नफरत है, हम मानते हैं कि बिना हिंदू हित के देश आगे नहीं बढ़ सकता और इसके लिए एक ही जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसमें अनेक कार्य हमेशा करने रहते हैं, जिसमें आपने जिक्र किया वो भी एक कार्य है। सो एज अ स्टेट यू ऑलवेज हैव टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स, सो यस वी विल डू इट, बट आप ये मत से हम तुष्टिकरण नहीं करते, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब वो जाते हैं बेचारे मंदिर तो आप कहते हैं कि ये बरसाती हिंदू है, ये चुनाव के समय हिंदू बनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, ठीक है। नहीं जाते हैं तो आप कहते हैं देखो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी है इसलिए नहीं जा रहे हैं। मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है। फ़र्क इसलिए ये होता है कि पहली बात तो प्रभु श्री राम के मंदिर जाना अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक नहीं जाना स्पष्ट कर देता है कि आप अवसरवादी हिंदू हैं। पॉइंट नंबर 2, एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी पीड़ित हिंदू रहता है ये कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। सो ये लोग गाज़ा के ऊपर बात करेंगे, पर जब कनाडा से बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदू पीड़ित होता है, गाज़ा के आप तो राफा तक बात करेंगे तो इनके शब्द से नहीं आता है प्रयोग। मैंने आपको कहा जब भी कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो सिर्फ हिंदुओं में क्यों बात करते हैं, मुस्लिम में भी कास्ट है, आपने तो उस पर बहुत डीप रिसर्च करी है।
तो मैं इनकी नीयत को क्वेश्चन करता हूँ। और जो वैचारिक रूप से लोग इनको बैक करते हैं, उनका अगर आप आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री उठा के देखेंगे, दे ऑलवेज नॉट बिलीव्ड इन द वर्ड हिंदू और हिंदुत्व। सो इट्स टू डू विद दैट। राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कब कौन से चुनाव में कहे थे? शायद से गुजरात चुनाव में कहे थे। उसके बाद उन्होंने कब अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहा? मैं तो कभी नहीं देखा जनेऊधारी ब्राह्मण। तो कुर्ते के नीचे से जनेऊ निकाल के दिखाते थे। हाँ, तो वो सिर्फ उसी वक्त फोटो के लिए दिखाते हो। हाँ, और फोटो भी कितना परफेक्ट टाइमिंग में खींची जाती है। ठीक है, जिसको ये नहीं पता कि टाइटैनिक जो अटलांटिक ओशन के अंदर डूबी थी कि आर्कटिक ओशन के अंदर, उसको जो जैसा इसका एडवाइजर कहेगा वही कर सकता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई वरी एंड आई एम कंसर्न दैट माय ऑपोजिशन टुडे इज अ फ्रिंज. Jaitley ji also said in one of his very famous speech in the parliament that the Indian opposition has started to take fringe positions. Nobody in his sane mind will not oppose a Sikh for justice like Bannu. You have done a very detailed research. आप टीवी में बहुत पॉपुलर भी इन सब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे बात करने के लिए. Nobody in his sane mind will ask a proof of surgical strike. Nobody in his sane mind will ask for Muslim reservation. These are very core issues because if you ask for Muslim reservation, if you ask for भर्ती में मुसलमानों को रिजर्वेशन, मुझे पास्ट में अगर आपको याद होगा सलमान खुर्शीद जब इनकी सरकार थी 9% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे. कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात कर रहे थे, स्ट्राइक डाउन हो गया था, नहीं हो पाया था. इट्स अ सेपरेट इशू. पर इनकी नीयत ये है. So when you fight such a front, people in society should also know what are you fighting for and who are you fighting against. कम्युनल वायलेंस बिल में जहाँ पे ये कहा गया कि भाई हिंदू बाई डिफॉल्ट दंगाई मान लिया जाएगा कहीं भी अगर दंगा होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं भाजपा भी तो उतना एग्रेसिवली लोगों को नहीं जानकारी देती. हाँ, मतलब भाजपा भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलती. वो ज़्यादा करंट इश्यूज़ पे रहती है. वो अगर कांग्रेस पार्टी की ये जो मिसएडवेंचर्स हैं, जो हिंदू विरोधी जो वो इन्होंने जो स्कीमें बनाने की, कानून बनाने के प्रयास किए हैं पास्ट में, जैसे कि इन्होंने एक होप में एक मुसलमान व्यक्ति को आईबी का चीफ बनाया कि हमको चूंकि 2014 में चुनाव होना है तो हम इतिहास में पहली बार एक मुसलमान आईबी चीफ बनाएंगे. और इनकी उम्मीद ये थी कि वो आईबी का चीफ प्रधानमंत्री मोदी को इम्प्लीकेट करेगा सोहराबुद्दीन के केस में. और उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया. उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने इंस्टीट्यूशन जहां मैंने पूरी जिंदगी काम किया है, मैं अपने इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करके मैं किसी का पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता. तो वो दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ा. फिर उसी के बाद इन्होंने फिर नया एडवेंचर कम्युनल वायलेंस बिल लेके आए. फिर वो नहीं हुआ तो इन्होंने फिर मनमोहन सिंह से बयान दिलवाया कि देश के सारी संपत्तियों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है. तो ये जो सारी की सारी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, ये तो फिर बीजेपी को जनता को बतानी चाहिए ना. ये बीजेपी नहीं बता रही होती, ये जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होते हैं वो बता रहे होते हैं. ये हर व्यक्ति जो राष्ट्र के हित में विश्वास रखता है वो अपने अपने तरीके से राष्ट्र हित की बातों को आगे ले जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि कल ही योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा है कि भाई एएमयू जैसी जगह के अंदर आपने क्यों SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आई थिंक इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कांग्रेस के झंडे को एक्सपोज करके बोला कि भाई तुम मैनिफेस्टो में तुम चाह रहे हो कि सिर्फ एक समुदाय को रिजर्वेशन मिले, तो वी आर डूइंग इट एंड वी आर डूइंग इट एज vociferously as possible. Some people articulate it better, some do not articulate it as better as possible. But the intent of the party is very clear on it. And as I said that today अगर आप deeply analyze करेंगे, हम as भारत कहाँ आगे जाएंगे, किस तरह जाएंगे. आप इकोनॉमी सोशल इश्यूज इन सब पे देयर कैन बी टू स्टैंड्स. बट जैसे आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी देखा कि इट वाज ऑल अबाउट व्हाट विल बी द डेस्टिनी ऑफ अमेरिका गोइंग फॉरवर्ड. विल इट एक्सेप्ट इलीगल इमिग्रेंट्स and will it let illegal immigrants decide the destiny of America? That is something that is what the Americans gave us verdict. No, this is how I look at it. इसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो हम देख रहे हैं, हमारा एक भारत के प्रति एक सोच है जो भारत की सभ्यता को आगे लेके जाता है कि भाई प्रभु श्री राम का जहाँ मंदिर है वो राम जन्मभूमि है. इस देश के अंदर धार्मिक रूप से रिजर्वेशन नहीं हो सकता. वहीं ये सब फंडामेंटल इश्यूज हैं. हम इकोनॉमी इन्फ्लेशन सब पे आगे डिबेट कर सकते हैं. ये फंडामेंटल इश्यूज हैं कि भारत तभी रहेगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी और हिंदू मेजॉरिटी देश रहेगा, तभी हम डेमोक्रेसी बने रहेंगे. यहाँ पे उस चीज़ को चैलेंज हो रहा है, ये मैं कहना चाहता. आपको ऐसा नहीं लगता कि कमला हैरिस और राहुल गांधी का स्पीच राइटर सेम है, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट सेम है? क्योंकि अगर आप मुद्दे को देखें, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था. मैंने कहा अगर आप मुद्दे देखें, डोनाल्ड ट्रंप हिटलर है, नरेंद्र मोदी हिटलर है. ये आ गया तो संविधान खत्म कर देगा, वहाँ आया ये आया संविधान खत्म कर देगा. तो कहते अगर ये आ गया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, वहाँ पे भी कि ये आ गया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे. मतलब कहते कोई भी डिफरेंस नहीं. इलीगल इमिग्रेंट वही बांग्लादेशी रोहिंग्यास की पैंडरिंग यहाँ, वही इलीगल जो इमिग्रेंट्स का एलियंस हैं उनकी पैंडरिंग वहाँ.
मतलब कोई भी जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। और ऐसा लगता है कि मतलब वो जॉर्ज सोरोस के ऑफिस में एक बंदा बैठा है, वही सारे स्पीचेस भी लिख रहा है, वही स्ट्रेटजी भी बना रहा है, और वो सेम टेम्पलेट हर जगह अप्लाई कर रहा है। मुझे लगता है कि ग्लोबल लेफ्ट जो है उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन है। जो इंटरकनेक्शन होता है वो अलग अलग पॉलिटिशियंस को प्रॉप अप करने का प्रयास करता है और करती है, जिसमें फंडर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं। तो हर कंट्री में वो अपना एक ऑपरेशन आगे ले जाने का प्रयास करता है। तो कोई, मैंने क्योंकि डिटेल मुझे नहीं पता कौन राहुल गांधी का ये स्पीच राइटर है या कौन कमला हैरिस का स्पीच राइटर है, बट मैं एक कोइंसिडेंस ज़रूर देखता हूँ कि पर्टिकुलरली हिंदुस्तान के अंदर राहुल का एक नैरेटिव बहुत ही अगर आप देखेंगे उसमें कोरिलेशन है कि भाई हिंदुओं को अपमानित करो, हिटलर, ये डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाओ। इट्स ए लार्ज ओल्ड एज saying कि try to create distrust in the masses so that the masses remove the popular leader. It is not succeeded in India, but yes, I agree there might be some coincidence, but on a larger level, this is my conviction and belief and my analysis that there is a larger global left lobby which tries to prop up individuals in various streams, whether it is politics, media, academicians and intellectuals across the globe in order to take their narrative forward through these means. Rahul might be one of those. Because I don't see Rahul as a man with his own mind. संजय राउत का आज का बयान है कि महाराष्ट्र में चोरों की सरकार है, तो सबसे पहले तो इन चोरों की सरकार हटानी है, और उसके बाद जो दिल्ली में चोरों की सरकार है, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो दिल्ली में चोरों की सरकार है उनको हटाएंगे। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि हमने ये करके दिखाया है कि हमारी कैपेबिलिटी है, हम सक्षम है कि हम इन चोरों की सरकार हटा सकते हैं। मैं संजय राउत जी से पहले कहना चाहता हूँ, संजय राउत जी को पहले चुनाव लड़ना चाहिए। वो अपनी राजनीतिक यूटिलिटी इसी बात पे एंजॉय करते हैं कि वो उद्धव जी के क्लोज हैं, और उद्धव जी की नैया डुबाने का काम में वो सबसे बड़े रोल प्ले उन्होंने किया है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। तो पहले तो वो ज़मीन के नेता नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं तो वो अपने पॉलिटिकल यूटिलिटी इन तरीके के बयानों से देते हैं। अब फैक्ट की बात क्या है, महाराष्ट्र में जब महाविनाश अघाड़ी की सरकार थी तो 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलता था। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर ये बॉम्ब लगाया करते थे, और इनका होम मिनिस्टर 2-1.5 साल तक जेल में गया था। तो ये सब वाकिफ़ हैं। तो अगर इनका नैरेटिव चलेगा तो मुझे लगता है वैभव जी की चुनाव में इनको वोट आ जाएंगे। नहीं चलेगा तो क्या ये मानेंगे? मान लीजिए कि हमारी जब सरकार बनती, जिसके बारे में मैं आश्वस्त हूँ महाराष्ट्र में, तो क्या संजय राउत ओपन पब्लिक स्टेटमेंट देंगे ईवीएम को और वोटर्स को ना ब्लेम करते हुए कि हाँ, महाराष्ट्र की जनता ने संजय राउत, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी को चोर समझा और इसीलिए उनको वोट नहीं दिया? अगर वो ऐसा कहते हैं तो ठीक है भाई, देखते हैं किसका नैरेटिव जीतता है। संजय राउत नॉटी हैं, आप ये कह रहे हैं? आई थिंक नॉट नॉटी, आई थिंक संजय, उन्होंने नॉटी की डेफिनेशन भी खुद ही दी है ना। अच्छा, हाँ, आई थिंक संजय राउत पॉलिटिकली बहुत हल्के व्यक्ति जैसी बातें करते हैं। लीड, आपने कभी शरद पवार या कोई भी लीडर जो ना, मैंने क्या, एक इलेक्टेड लीडर और एक व्यक्ति जो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से अपनी पॉलिटिकल यूटिलिटी एंजॉय करते हैं, उनकी आप भाषा की शैली में फ़र्क देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब से संजय राउत आए हैं इस पार्टी में और उद्धव ठाकरे करीब, उद्धव ठाकरे जी का डाउनफॉल ही हुआ है। तो उद्धव ठाकरे जी को सोचना चाहिए कि संजय राउत उनके लिए काम कर रहे हैं कि किसी दूसरी पार्टी के लिए या शरद पवार के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जब से संजय राउत उद्धव ठाकरे के एडवाइज़र बने, उद्धव जी की सीटें नीचे गई हैं, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं और एनसीपी की सीटें बढ़ी। तो ऐसा तो नहीं कि संजय राउत जो हैं वो इन दोनों के व्यक्ति जो उद्धव ठाकरे को गिराने में, ये उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए। मैंने एज आई सेड, संजय राउत जी कि अगर नैरेटिव चोरों का आगे ले जाते हैं तो क्या संजय राउत जी मानेंगे कि अगर उनको वोट नहीं पड़ता है तो असली चोरों की पार्टी उन्हीं की है? खैर, उनका करप्शन का अपना इतिहास। आपने एक उनके खुद गए हुए, हाँ, और आपने अब उनके भाई के साथ अलायंस किया हुआ है, ठीक है, एमएनएस के साथ। नहीं, एमएनएस के साथ हमारा अलायंस कहाँ है? वो तो हम एक सीट पे, वो हमको 9 सीट पे, हमारे लिए 7-8 सीट पे कैंपेन कर रहे हैं, परंतु ऐसा फॉर्मल अलायंस नहीं है। उनको भी पता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आ जाएगी तो वसूली रैकेट वापस से शुरू हो जाएगा, इसलिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के हित के अंदर मेरे हिसाब से महायुक्ति के साथ में। राज ठाकरे तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। अगर आप देखें, वो 4.5 साल गायब रहते हैं चुनाव से पहले, और वो उस समय कुछ अपना बिजनेसेस कर रहे होते हैं, अपना कारोबार कर रहे होते हैं अपना, एंड इट इज़ अ पब्लिक नॉलेज। मैं कोई ऐसी इसके बारे में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप भारत, अगर आप टेलीविजन देखते होंगे तो जो जितने भी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, और ये बात मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो कह रहा हूँ, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने ये बातें कैमरे पे बोली हुई हैं, इस चुनाव के दौरान बोली हुई हैं।
तो और वो बात सही है कि वो व्यापार करते हैं, और व्यापार करना कोई गलत चीज़ नहीं है कि आप व्यापारी हैं तो व्यापार करना हर किसी का अधिकार है, वो व्यापार कर सकता है। लेकिन वो 4 साल 4.5 साल आप व्यापार करते हैं, उसके बाद जब चुनाव आता है तो 6 महीने पहले फिर आप नेता बन जाते हैं। तो वो जो एक नॉन सीरियसनेस है, आपको लगता है कि वो आपको फायदा कर सकती है? बिकॉज नेता जो है, नेता, आप स्पोक्स पर्सन है, आप एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे 24/7 जॉब कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रभार दे दिया गया या आपको किसी पार्टी का नेतृत्व दे दिया गया, आपने खुद की पार्टी बना ली, तो आपके पास तो समय नहीं होना चाहिए किसी और कार्य के लिए। मेरा मानना है कि राज ठाकरे जी बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, और जितनी उन्होंने राजनीति देखी है 90% ऑफ पत्रकारों ने उतनी देखी भी नहीं है। एंड ही सीन द हाइज एंड लोज ऑफ पॉलिटिक्स, तो उनको पता हुआ उनकी पार्टी के हित में क्या है। और वो महाराष्ट्र को बहुत बखूबी जानते हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी भी है। तो राज ठाकरे जी से ज़्यादा अच्छा नहीं बता सकता कोई कि उनके लिए क्या सही और एमएनएस के लिए क्या सही। जब तक एमएनएस खुश है, राज ठाकरे जी खुश है, हम कौन होते हैं कुछ कहें। उनकी उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो नीति रही है उसको फिर आप, मुझे नहीं लगता, हम उसको इंडोर्स नहीं करते। महाराष्ट्र सबका है, हर मराठी मानुष का है, जो मराठी बोलता भी है और जो नहीं बोलता, सबका है। महाराष्ट्र सबका है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी जी महाराज, ज्योतिबाई फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति का है। महाराष्ट्र हम लोग जो है उद्धव ठाकरे जी जैसे नहीं कि लोगों को जेल में डालते, नहीं, हम सिर्फ अर्बन नक्सलियों को जेल में डालते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, हम महाराष्ट्र को लेकर के ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वो अगर मतलब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो में बात की, मैंने कहा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के पास, या जो अर्बन नक्सल्स की जो लॉबी है इनके पास अगर महाराष्ट्र आ जाता है, और मुंबई जहाँ पे जो आर्थिक राजधानी है वहाँ से जो ये धन उगा सकते हैं हर महीने, और उस धन का प्रयोग करके ये बाकी देश में जो ये चीज़ें कर सकते हैं, मतलब यू कांट इवन इमेजिन द स्पेक्ट्रम ऑफ इट कि वो किस लेवल पे जाएगा। और हमने देखा था कि जब तक उनकी सरकार थी, किसी को भी बोलने पे, एक ट्वीट कर देने पे, एक फेसबुक पोस्ट कर देने पे लोगों को उठा करके जेलों में डाल दिया जा रहा था। उनके एक फेवरेट जर्नलिस्ट थे अशोक वानखेड़े करके, उन्होंने कुछ टिप्पणी केस वेणुगोपाल जी पे कर दी थी, तो जेल उनके खिलाफ भी केसेस हो गए। अब उनके खिलाफ केसेस हुए। अभी एक टीएमसी की बड़ी, वो इंडिया अलायंस की बड़ी तरफदारी करते हैं, एक पत्रकार पहले न्यूज़ 24 में थे, एंकर थे, वो आजकल अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा से कुछ बातें कही, तो उन्होंने महुआ मोइत्रा ने उठा के उनको ब्लॉक कर दिया। तो बेचारे आहत हो गए कि हम आपके लिए इतना कार्य करते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और आप एक क्रिटिसिज्म नहीं सुन पाई हमारा आरजी कर वाले केस के ऊपर, और आपने हमें ब्लॉक कर दिया। तो do you think these people are delusional or they are? I think they are all getting money. That's why they are doing it. अच्छा, That's my reading. एक लास्ट सवाल करते हैं, आई नो आपको जाना भी है। नहीं, आप मेरे से 2-3 सवाल और पूछ सकते हैं, आपके साथ बड़े खुश हूँ बैठने के लिए। नहीं, आपने इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब तक एक आरोप यह है कि जब तक आपके पास पूर्ण बहुमत था 10 साल, तब तक आपने ना लव जिहाद पे कानून बनाया, ना आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, ना आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, जब आप उसको आसानी से आराम से कर सकते थे। अब आप बातें ये कर रहे हैं क्योंकि अब आपको पता आपके पास नंबर्स नहीं है, तो आप अब इसमें राजनीति करना चाहते हैं, और आप एक्सपोज करेंगे कि देखो हम तो चाह रहे थे करना, ये बाकी लोग जो है ये हमारे साथ नहीं आए। वैभव जी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आप इतना बड़ा अपना चैनल भी इस वक्त चला रहे हैं, आप अपने चैनल के लिए भी बहुत बड़ी विजन रखते हैं, और आप सोचते हैं आप 10 चीज़ करेंगे, पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि भाई इस वक्त मैं पहले ये चीज़ को डिलीवर करूंगा, फिर दूसरे को करूंगा, फिर तीसरे को करूंगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, यार आपने तो 10 चीज़ की बात करी थी, अभी आपने 4 करी, बाकी 5 की क्यों नहीं करी? अब आपको ये भी तो कहना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 को हमने हटाया, जो कोई नहीं हटा पाए 70 सालों के अंदर, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं कि आज सरकार बन जाए कल आ जाए। इट रिक्वायर्स एन एंड टू एंड प्लानिंग। प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, केस जी हुआ, उसमें हम लोग ने वकील सही तरीके से लगाए, प्री के। इट्स अ बिग टास्क। नेशनल सिक्योरिटी की पूरी पॉलिसी को चेंज करना, पाकिस्तान आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है, आप इस देश के टॉप 5 जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट में से होंगे। इट्स अ बिग टास्क। इकोनॉमी की बेस को चेंज करना द बिग टास्क। देश में एक माहौल सेट करना कि भाई अगर आप जय श्री राम बोलो तो आपके खिलाफ केस नहीं होगा, आप एज मच इंपॉर्टेंट है जैसे नहीं है। इट्स अ बिग टास्क। वी हैव कंप्लीटली ग्लोबल पॉलिटी में भारत को टॉप 5 इकोनॉमीज में लाना इज अ बिग टास्क। एज अ प्रधानमंत्री रशिया से लेके डोनाल्ड ट्रंप से लेके व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए ईगर हैं, तैयार हैं, वेट करें। इट्स अ बिग टास्क। सो वी हैव डन सम हिस्टोरिक वर्क। नाउ वी आर हियर टू स्टे टिल 2047। तो हम करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। अब 2047 तक है आप सत्ता में। मुझे लगता है कि हमारे जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, वी विल गो, मतलब हमारी सरकार जनता के आशीर्वाद से और सपोर्ट से 2047 तक रहेगी कि भारत जो है विकसित भारत देखना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया। मैं आपको फ़र्क बताऊंगा।
मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 24 घंटे काम करते हैं और साथ में ज़मीन से कनेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमारे अलायंस को आप देखोगे, एक फेल हुए थे लोकसभा में और ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। 1 मिनट के अंदर जनता ने उनको ज़मीन पे लाकर खड़ा कर दिया ना। झूठ का गुब्बारा ना वैभव जी कभी कभी चलता है। मेरा ये मानना है अब ये देश जो है ना वो राष्ट्रवाद की एक दिशा में जा चुका है और वो अब दिशा से पीछे हटने वाला नहीं है। सो भी अगर भगवान चाहता है कि भारत देश जो है विकसित रहे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगी 2047 तक। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, हमारे यहाँ कहते हैं, दोबारा नहीं चढ़ती वो। तो आप लोकसभा इलेक्शन के बाद आप एक चीज़ को एक पार्टी के तौर पे या एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आप ये मानेंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे और आपने बहुत सारे लोगों की बातें नहीं सुनी जो आपको सुननी चाहिए थी? देखिए, क्योंकि मैं तो उस वक्त पार्टी में नहीं था तो मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता, पर जितना मैं समझता हूँ कि कई बार क्या है, आप सब कुछ भी प्रयास करते हैं और आपने मान लो एक बहुत अच्छा वीडियो करा, आपने बोला सब कुछ है, सबके फीडबैक लिए सब कुछ किया, पर अल्टीमेटली आपको लगता है उसमें 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे और आए लेट्स से 1 लाख, तो आप सोचा ऐसा क्या हो गया। और कोई वीडियो में आप देखते हैं क्या मैंने उतना कुछ नहीं किया और चल टच कर जाता है। मेरे हिसाब से हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। मैं मानता हूँ कि जब उस वक्त विपक्ष का एक नैरेटिव चला था कि झूठ का जो नैरेटिव कि ये दलित वाला संविधान वाला जो कुछ पॉकेट्स में चला, क्योंकि हमारा जो टोटल वोटर है जो उतना ही हमको 36-37% वोट पड़ा जो पिछले इलेक्शंस में पड़ा था, अगर वो बेस नीचे जाता तो मैं मान सकता था कि यार हमने कुछ ज़मीन पे बहुत नुकसानदायक करा है और वी हैव नॉट सीन द ग्राउंड। दैट डजंट मीन दैट वी डिड नॉट, देयर आर थिंग्स टू इम्प्रूव विच इज़ देयर, और उस पर हमने काम तुरंत करना चालू किया। जैसे हमने हरियाणा में नतीजे देखे, पर इस देश के अंदर चुनाव वेरिएबल्स पे होता है। आप सब कुछ भी सही कर लिए, सब कुछ भी काम कर ले, तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वही मैंडेट मिलेगा जो आप चाहते हैं। पर आपको ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि 50 साल के बाद दुनिया भर में जहाँ एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड है, नरेंद्र मोदी जी सरकार में तीसरी बार एज प्रधानमंत्री आते हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैंडेट। इट इज़ अ हिस्ट्री। नेहरू जी के समय तो देश जो है देश के अंदर आज़ादी जस्ट मिली थी, 90% मतलब मेजॉरिटी देश इलिटरेट था, लोगों को इन्फॉर्मेशन का अभाव था, तो उसमें उनको बन गए। आप मुझे बताइए आज की तारीख में दुनिया में कौन सा ऐसा नेता है जो इन्फॉर्मेशन के इस डिसेंट्रलाइज युग के अंदर जहाँ आप 24/7 ओपन टू क्रिटिसिज्म है, 24/7 एवरीथिंग इज ओपन टू स्क्रूटनी, सो मेनी फोर्सेज आर देयर, कोई व्यक्ति थर्ड टाइम रिपीट हुआ? कोई नहीं हुआ। ओनली नरेंद्र मोदी इज देयर, व्हिच मींस ही इज वर्कड ऑन द ग्राउंड। But having said that, I think we are improving and we will improve. There's no doubt. I'm very happy कि हम लोग से जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा मेजॉरिटी की रहती है। It's fine. Look at the युग जब मेजॉरिटी आने का सोच भी नहीं सकते थे लोग। So वो एक था, एक वो कहते हैं ना, it was an black swan event in the Indian polity in last 10-15 years. Even in that we created history. एक आपसे और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि गोइंग फॉरवर्ड, ये आपने कहा ना कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने अलायंस किया एनसीपी के साथ और टीडीपी के साथ। कॉम्प्रोमाइज एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स में यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन। नहीं तो आप तो अपना छोटा रिचार्ज करा रहे हैं ना हर साल, उनको 40,000 करोड़ दे रहे हैं, उनको 15,000 करोड़ दे रहे हैं। किसको? आपने बिहार मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को आपने पैसे दिए सरकारी खजाने से। आपने राजधानी बनाने के लिए उनको पैसा दिया, चंद्रबाबू नायडू को। तो बेसिकली ये है ना कि आप एक छोटा रिचार्ज कराए, आप अगले साल फिर दोगे, बिकॉज उनका जो टोटल अमाउंट वो मांग रहे हैं, स्पेशल स्टेटस वो मांग रहे हैं बिहार में, वो राजधानी बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं और वो टोटल पैसा आपको अगले 5 साल में देना है। तो आप हर साल अपनी EMIs दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये आप उसको लीडर सेंट्रिक मत देखिए, ये बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों की मांग रही है। इसकी टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाता मैं, पर जितना हमने एस अलग अलग स्टेट्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ NDA और नॉन NDA जितना दिया है, इट इज़ मच मोर देन द UPA, एनी स्टेट, वेदर इट इज़ बंगाल, वेदर इट इज़ आंध्र प्रदेश और वेदर इट इज़ बिहार टू एन एक्सटेंट। बाकी ऑन दैट इशू इट्स आई हैव नॉट गॉन थ्रू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, सो इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू कॉमेंट। वेस्ट बंगाल में आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े हुए। वेस्ट बंगाल में जब वायलेंस, जब हिंसा हो रही थी विधानसभा चुनाव के बाद, उस समय आप नहीं खड़े हुए। बंगाल में रहने वाले बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको लोकसभा में इसलिए भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि लोग बहुत मायूस थे कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं खड़े हुए तो अगर आज वो आपको वोट दे देते हैं और फिर जो TMC के गुंडे हैं या जो बांग्लादेशी जिहादीज़ हैं जो वहाँ पे आए हुए हैं, अगर कल को वो उनके खिलाफ फिर से हिंसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। बंगाल में लोगों को एक कंप्लीट क्लैरिटी हो चुकी है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो TMC बंगाल को एक इस्लामिक बंगाल बनाना चाहती है, उसको रोक सकती है। उसमें कंप्लीट कंसेंसस है।
बंगाल की राजनीति के अंदर ममता बनर्जी और टीएमसी की मैनेज्ड पूरा का पूरा मैनेज करने का प्रयास, सिस्टम, प्रशासन, वोटिंग, कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, उसको समझने में हमको समय लगा। अब हम एक्सपर्ट हुए हैं, हम देखेंगे। हम वहाँ पे कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, जहाँ 70% 60% मुस्लिम है, हम सिर्फ धर्म के आधार पर वोट करते हैं। तो बंगाल इज अ चैलेंज, बट आई एम कॉन्फिडेंट वी विल फॉर्म गवर्नमेंट इन बंगाल। वी विल डेफिनेटली फॉर्म गवर्नमेंट इन बंगाल, क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्शन बंगाल का होगा वो बंगाल को बचाने का चुनाव है। एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हर पार्टी ये कहती है कि हम वो सारे चुनाव जीत रहे हैं, ये चुनाव अगर रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के फेवर में नहीं आते, अगर महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी, अगर हाइपोथेटिकल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप एक प्रवक्ता होने के साथ साथ यू हैव बीन अ सेफोलॉजिस्ट एंड एनालिस्ट ऑल्सो, तो व्हाट डू यू सी कि ये महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो उद्धव आपके ये हो, तो इन व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ अफेयर्स लाइक, किस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में हो? महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान रिजर्वेशन लाने का प्रयास करेंगे, वो महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं की आवाज़ दबाने का प्रयास करेंगे, वो महाराष्ट्र के अंदर दलितों के रिजर्वेशन को छीनने का प्रयास करेंगे, वो महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहना योजना को बंद करने का प्रयास करेंगे, वो महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ कट मनी जैसे केरला कर्नाटक का राहुल गांधी की फैमिली को और कांग्रेस पार्टी को पहुंचाने का प्रयास करता है, महाराष्ट्र भी वो करने का प्रयास करेगा। वो एक इनस्टेबल सरकार चलाएंगे जिसके अंदर किसी को नहीं पता होगा पावर किसके पास है, मुख्यमंत्री कौन है। इसीलिए मैं आश्वस्त हूँ, जो सिफोलॉजी आपने बात करी, महाराष्ट्र के अंदर हमारा 2 लाख वोट कम आया था महाविकास आघाड़ी से ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई के अंदर हमारा 2 लाख वोट ज़्यादा आया था। अभी जिस हिसाब से मोमेंटम है एक माइक्रो इलेक्शन के अंदर विद पीएम फेस एंड एवरी कैंडिडेट फाइटिंग इट टू द नेल, आई थिंक वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पीपल ऑलवेज वोट फॉर ओनली स्टेबिलिटी एंड दे डू नॉट सी स्टेबिलिटी ऑन द अदर साइड। वो अगर शाही इमामों से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और इन उलेमा बोर्ड से अगर वो फतवे लेते हैं, वो उनसे समर्थन लेते हैं, आप धर्माचार्यों से क्यों नहीं लेते? आप मेरे हिसाब से हिंदू धर्म ऐसे फतवा सिस्टम पे चलता नहीं है। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी मतलब गुरुओं से बात करेंगे, वो मानेंगे कि ऐसी पार्टीज को सपोर्ट करना सही नहीं है जो फतवे उलेमा से लेती है और जो मुसलमान रिजर्वेशन लाना चाहती है। पर हम लोग वन वे टू रीच गॉड रिलीजन नहीं है, तो हमारे इसमें फतवा सिस्टम चलता ही नहीं है। बट मेरा जितना सेंस कहता है, जितना मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक ट्रैक करता हूँ, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति सनातन विश्वास रखता है हमारे साथ में। आप कॉन्फिडेंट हैं उसके लिए? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है मैंने हरियाणा में भी 1-2 दिन पहले बहुत लोगों को बोल दिया था कि सरकार बनेगी। पहले चैलेंज लग रहा था, पर 2 दिन पहले मैंने कहा था, क्योंकि हम लोग का पूरा जो इलेक्शनरिंग मशीनरी थी, जो जनता के बीच में पल्स चला गया कि जनता को पता था कांग्रेस को वोट नहीं करना और बीजेपी एटलीस्ट विकास को आगे ले जा रही। यही अगर मोमेंटम महाराष्ट्र में कंटिन्यू रहता है आने वाले 20 दिनों तक, तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार मोदी जी की लीडरशिप में बनेगी। और झारखंड में भी मुझे लगता है कि हम ट्राइबल वोट्स में भी डेंट इस बार करेंगे और सरकार ज़रूर बनाएंगे। ओके, मैं इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से सीट्स बिकॉज आई डोंट हैव द एक्सेस टू एवरी सीट, बट जो मैं सिफोलॉजिकल डेटा थोड़ा दूर से देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। बीजेपी की बगैर अलायंस नहीं होगा महाराष्ट्र। लघु सभाएं जो हरियाणा में हुई वो महाराष्ट्र में भी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? देखिए, लेट अस सी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपके साथ हमेशा बात करने में आनंद आता है। चलिए, आते रहिए। 100% शुक्रिया। जाने के पहले दोस्तों, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों, महाकुंभ हम सब हिंदुओं का महापर्व है। ये 12 साल में एक बार आता है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये सबके सब हिंदू विरोधी हैं। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने महाकुंभ के महापर्व में 600 करोड़ का घोटाला किया था। ये सब के सब लोग हिंदू विरोधी हैं, तभी प्रभु श्री राम के मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गए। तभी ये सभी के सभी लोगों ने, जब इनकी सरकार थी तो प्रभु श्री राम को टेंट में रखा था। ये इनको चिढ़ इस बात की है कि 1.2 लाख करोड़ का फायदा सरकार को होगा महाकुंभ से। इनको दिक्कत इसी बात से है कि महाकुंभ से लोगों के रोजगार जनरेट होंगे।
ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ये हिंदू विरोधी है जब समाजवादी पार्टी के एमएलए कांग्रेस पार्टी को ये पत्र लिखते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन धर्म के आधार पर मिलना चाहिए। और ये सिर्फ बात समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है, ये वही पार्टी है जिसने कार सेवकों पे गोली चलाई, राम भक्तों को फाइन किया। ये वही पार्टी है जिसने दंगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बचाया और हिंदुओं के ऊपर केस किया। ये वही पार्टी है जिसने सफाई पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करे, पर चिढ़ इस बात की इनको है कि हिंदू अपना महापर्व कैसे मना सके। ये इफ्तार में जाए परंतु हिंदू महापर्व में जाए, इफ्तार पे जाए परंतु हिंदू प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन ना करने जाए। इसीलिए मैं कहता हूं इंडिया अलायंस भले समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनका मकसद एक है, भारत के संविधान को तहस नहस करना, हिंदुओं को जाति में बांटना और सिर्फ अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण करना। महाराष्ट्र के अंदर चले जाइए, महाराष्ट्र के अंदर ये कह रहे हैं मुसलमानों को भर्तियों के अंदर फायदा मिले, पुलिस भर्ती में मुसलमान को प्रेफरेंस मिले। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से धर्म के रूप में आरक्षण मिले। अगर आपको इस देश के संविधान को बचाना है, हिंदू आस्था को बचाना है, सनातन को बचाना है, एकता को बचाना है, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये सब के सब इंडिया अलायंस के षड्यंत्र जिसमें हिंदू बटे और देश का संविधान मिटे और इनका वोट बैंक पले, इससे बचना होगा। नमस्कार।